हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक व्लॉग नहीं होने वाली है। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है मेरी लाइफ का, विच आई अवॉइड टॉकिंग अबाउट पब्लिकली। दिन में वैसे अंदर ही अंदर तो मैं इस बारे में बोलता रहता हूँ, खुद से क्वेश्चंस करते रहता हूँ व्हाट हैपेंड एंड जो भी, बिकॉज मेरी लाइफ का सपना था वो। सो द टॉपिक इज़ माई एनडीए जर्नी। अवॉइड मैं इसलिए करता था बिकॉज आई डिडंट वांट टू, आई होप पीपल कैन गेट मी, बट उसके बारे में बात नहीं करना पसंद करता हूँ मैं लोगों के सामने। जहाँ तक मेरे बस में हो पाए मैं अवॉइड करता हूँ। बट लेटर ऑन आई फेल्ट कि मेरी जर्नी से जो मैंने गलतियाँ की हैं, मतलब अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर किसी को बता पाऊँ तो मतलब जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उससे अगर कोई सीख के या फिर उससे कुछ इंस्पिरेशन लेके, या एक जो पाथ होता है अगर मैं वो किसी को बता पाऊँ जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं एक चेंज ला पाऊँगा, छोटा सा ही चाहे पॉजिटिव। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं चाहता तो किसी मतलब इस बैकग्राउंड की जगह कोई लग्जरी रूम में भी जाके शूट कर सकता था, बट मैंने ये रूम स्पेशली इसीलिए चूज़ करा है बिकॉज ये वही सेम रूम है जहाँ मैं बैठ के तैयारी करता था जब मैंने एनडीए क्लियर किया था। ये वही सेम बुक मैं यहीं पढ़ी हुई है। आज तक मुझे इसको बेचने की या किसी को देने की हिम्मत नहीं हुई है, बट आई एम थिंकिंग इस वीडियो के बाद मैं एक गिव अवे करूँगा इस बुक का। किसी को भी इस बुक की ज़रूरत हो या मेरे नोट्स की तो वो मुझे बता सकता है। इफ़ यू आर इन कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, प्लीज़ डू टेल मी। अगर आपको ये चाहिए हो तो मैं ये आप तक पहुंचा दूँ। ये वीडियो कोई बुकिश एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है कि मतलब कि मैं आपको बुक्स बता दूंगा या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, वो तो दूंगा ही, बट इस वीडियो में मेरा बिल्कुल ही रॉ एक्सपीरियंस होने वाला है। जो चीज़ें मैंने गो थ्रू करी है इस जर्नी में, और मतलब बिल्कुल ही रॉ, जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट गो थ्रू करता है, जो शायद एक एस्पिरेंट ही बता सकता है। कोई मतलब जो टीचर्स हैं वो भी नहीं बता सकते हैं। एक बड़े भाई की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी जर्नी के बारे में, कवरिंग ऑल दी एस्पेक्ट्स। शुरू करते हैं। हाउ आई क्लियर्ड एनडीए ट्वाइस। मेरे पास 3 अटैम्प्ट थे एंड पहले अटैम्प्ट में मैं फेल हो चुका था एंड उसके बाद मैंने दोनों अटैम्प्ट्स क्लियर किए थे। सो माई एनडीए जर्नी स्टार्ट्स कि मतलब मुझे बचपन से पायलट बनना था, बट लेटर ऑन इन क्लास 6th और 7th आई गॉट टू नो अबाउट एनडीए एंड वो कमर्शियल पायलट से फाइटर पायलट में चेंज हो गया। एंड उसके बाद 11th में आई डिडंट हैव एनी चॉइस, बट मैथ्स में मैं वीक था, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। एनडीए सेड नॉन मेडिकल, सो नॉन मेडिकल, बिकॉज मुझे एयरफोर्स में जाना था। कुछ चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी आप छोटे हो, मतलब 5th या 6th में हो, तो प्लीज़ डू ट्राई फॉर RIMC देहरादून, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और एनी अदर सैनिक स्कूल, बिकॉज व्हाट आई थिंक ना आफ्टर ऑल दिस जर्नी एंड मीटिंग ऑल दोज गाइज इन SSB, वो लोग ग्रूमिंग और उनका पूरा चाइल्डहुड ही उसी एनवायरनमेंट में जाता है। उन्हें बचपन से ही एनडीए में जाने के लिए तैयार किया जाता है, तो नेचुरली दे हैव एन अपर एज। तो अगर कोई है तो प्लीज़ डू ट्राई फॉर RIMC, और अदर देन इफ़ नॉट दैट, इफ़ पॉसिबल आप किसी भी सैनिक स्कूल में एडमिशन लीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तभी नहीं है कि कोई सिविलियन नहीं जा सकता, बहुत सारे सिविलियंस भी ज्वाइन करते हैं एनडीए, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आई एम सेइंग इज कि एक अपर एज है, अगर आप जाना चाहते हैं मतलब वो आपकी जर्नी में हेल्प ही करेगा एनडीए तक पहुंचने में। एनडीए को ज्वाइन करने का प्रोसेस ही बहुत लंबा है, एंड तो एक प्रिकॉशन है कि मतलब आप जब प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट करें तो उससे पहले इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके प्लीज़ डू चेक योर मेडिकल कंडीशंस ऑन द इंडियन आर्मी वेबसाइट। वहाँ पे बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिससे मतलब वहाँ पे लिखा होता है कि आर्मी विल नॉट टेक यू। बेटर कि आप पहले ही क्लियर हो जाएं, एंड वो फिर बाद में और ज़्यादा हर्ट करता है। तो आप एक बारी प्लीज़ जाके देख लें और फिर अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करें। मेरे पहले अटैम्प्ट में मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी एंड मैंने खुद ही सेल्फ प्रिपेयर किया था। एंड एक ट्यूशन जाता था मैं मैथ्स की, और एग्ज़ाम से पहले मतलब जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था 4-5 महीने पहले, तो आई वॉज अ बिट लेट टू स्टार्ट प्रिपेयर। जी तोड़ मेहनत करी थी उस टाइम भी। आई थिंक मुझे अभी भी याद है कि मैंने RD शर्मा और एलिमेंट्स की मतलब NCERT की रोज मिनिमम एक एक्सरसाइज तो करी थी, जिसमें मतलब सारे एग्जाम्पल्स और एक क्वेश्चन किया था हर एक एक्सरसाइज का। तो दिस वाज माय शेड्यूल, एंड मेनली मुझे मैथ्स में ही प्रॉब्लम थी बिकॉज GAT में आई एम गुड इनफ,
सो द डी डे अराइव्ड 6 अप्रैल 2020। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी एंड मुझे आज भी याद है मैं अपने पापा के साथ एग्ज़ाम देने गया था। खुश भी था, नर्वस भी था। खुश इसलिए था क्योंकि जो सपना मैंने बचपन से देखा था आज मैं उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप लेने जा रहा था। बहुत एक्साइटेड था कि फाइनली मैं वो एक स्टेप लेने जा रहा हूँ और मैं आज एग्ज़ाम फोड़ के आऊँगा और फिर मैं एनडीए जाऊँगा। ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो अब बारी आती है उस दिन का रियल एक्सपीरियंस बताने की। जो टीचर वहाँ पे थे उन्होंने मुझे जब OMR शीट दी एंड जब वो साइन करवाने के लिए आए थे, एक अटेंडेंस शीट होती है, तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं वो रोल नंबर अपना फिल कर रहा था सर्कल में, तो मुझे लग रहा था मैं कहीं गलत ना फिल कर दूँ, मैं ये ना कर दूँ, मेरे से ये गलती ना हो जाए। पता नहीं इतना प्रेशर आ गया था बिकॉज कई बार आप ओवर थिंक भी करते हो ना। इतना ज़्यादा अटैच था मैं या हूँ अभी भी एनडीए से, तो मेरे लिए तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। एंड फिर वही इसी हड़बड़ाहट और इसी घबराहट में मेरे से गलतियाँ हुई उस दिन एंड मैंने एक दो जगह तो OMR में गलतियाँ करी। OMR शीट में आंसर्स गलत लिखे, सही निकाल के भी आंसर -1 निकला था और फिर +1 कर दिया। मैथ्स में मैं घबरा गया जब मुझसे क्वेश्चंस नहीं हुए, तो उसके बाद एक के बाद एक लैडर ऑफ सीरीज़ की तरह ऐसे तड़कते हुए आंसर्स गलत आए, गलत निकले, या फिर उसके बाद मैं डर गया, कॉन्फिडेंस एकदम लूज़ कर दिया बिकॉज मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, क्योंकि वहाँ घर पर तो हो रहे थे लेकिन वहाँ मैं घबरा गया और वहाँ पर नहीं हुए। एंड शायद क्लियर हो भी जाता मेरा उस टाइम भी, बट उस घबराहट में और टाइम लिमिटेशन की वजह से, बट OMR में उस घबराहट की वजह से +1 आंसर निकाला, -1 भर दिया, कहीं कुछ कर दिया, एक क्वेश्चन गलत हुआ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी गलत हुआ, तीसरा भी गलत हुआ, फिर कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। जब एक पेज पे मैंने देखा ना कि मेरे से कुछ हुआ ही नहीं, देन वो उस टाइम ऐसा दिख रहा था कि टूट रहा था अंदर से, क्योंकि दिख रहा था कि आई एम गेटिंग फक्ड, बट आई डेंट लूज होप। GAT का पेपर हुआ, उसमें आई एम वेल एंड गुड, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, आई नो दैट। बट रिजल्ट आया एंड आई फेल्ड दैट माई फर्स्ट अटेम्प्ट। वो ऐसा लगा कि सपना टूट गया और मेरे पैर से ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि पहली हार देखी थी मैंने शायद वो अपनी ज़िंदगी में। मैंने उस रोल नंबर वाली लिस्ट में आई थिंक आधा 1 घंटा पूरा सर्च करा, बार बार देखा कि कहीं तो मुझे दिख जाए 3560, कहीं तो दिख जाए, कहीं तो दिख जाए, बट मुझे नहीं दिखा। अपने इसी रूम में आया, नीचे से ऊपर घर वालों के साथ था, ये रूम लॉक किया और 2 दिन तक रोया। मुझे आज भी याद है मम्मी दरवाज़ा खोलती रह गई थी, मैंने खोला नहीं था। 2 दिन तक इन्हीं तकियों में यहाँ पे तकिए गीले करे मैंने। 2 दिन तक कुछ ढंग से खाया पिया नहीं, किसी से बात नहीं करी, इस कमरे में पूरा अंधेरा था 2 दिन तक। आई क्राइड फॉर नियरली 2 days। घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, अगली बारी हो जाएगा, बट अब वो इंसान ना जिसने इतनी मेहनत करी होती है वो अंदर से टूट जाता है। मेहनत मैंने पूरी करी थी। आई फेल्ट लाइक अ लूज़र। मैं अपना सपना ही नहीं पूरा कर पाया जो हमेशा बोलता रहता था कि मैं करूँगा करूँगा, एंड आई फेल्ड। जब तुम हारोगे ना तो तुम्हारी गली का कुत्ता भी तुम्हें नहीं पूछेगा, वो भी तुम्हें गाली देगा, और जब तुम जीतोगे ना तब रिश्तेदार और सब आस पड़ोस के लोग यही बोलेंगे कि हमें तो पता ही था कि ये बेटा तो बहुत होशियार था, इसका तो हो ही जाना था। ये एक कड़वी सच्चाई है इस दुनिया की। सेकंड अटेम्प्ट, 2 दिन ये रोना धोना करने के बाद दोबारा उठा। आई एनालाइज्ड माई मिस्टेक्स। मैंने जो मैंने गलतियाँ करी, हर एक दिन अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि कहाँ गलती हो गई, क्यों मैं उस दिन घबरा गया, क्यों मैंने इतनी बेवकूफ़ियाँ करी, क्यों, और क्यों तैयारी पूरी नहीं थी, ये भी पता था। और इस बार जी तोड़ मेहनत करी। ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप में से भी कोई मिडिल क्लास फैमिली से है तो प्लीज़ डोंट रिस्ट्रिक्ट
कि आप ये रिस्ट्रिक्ट करें कि आपको पैसे देने पड़ेंगे किसी ऑनलाइन कोचिंग को या फिर कहीं पे भी, एंड आप सोचते हैं कि मैं पैसे बचा लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, कर सकते हैं, नो डाउट। अगर आप है आपके अंदर अर्जुन जैसा कंसंट्रेशन और बी आर अम्बेडकर जैसा धैर्य, तो आप कर सकते हैं। बट उस प्रोसेस में अकेले करने में प्रोसेस थोड़ा लंबा लगेगा। अगर कोई टीचर्स हैं ऐसे जिनको पता है, जो सालों से पढ़ा रहे हैं, जिनको हर एक पेपर का ना एक पैटर्न होता है, एंड जो वो पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, दे नो दैट, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मोर ओवर गाइड करने की भी जगह, जब आप पैसे देते हैं ना, हम मिडिल क्लास लोग जब पैसे देते हैं तो हमें लगता है पढ़ना है भाई, अब तो पढ़ना है, पैसे दिए हैं, माँ बाप के पैसे लगे हैं, ऊपर से एक कंसिस्टेंसी होती है कि वहाँ पे एक रेगुलर टाइम फिक्स्ड है कि आपको उस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है, एक शेड्यूल बन जाता है। यूट्यूब पे आप पढ़ोगे, बंद कर दोगे, उस पर नोटिफिकेशन आएगी, इंस्टा की आएगी, स्नैपचैट की आएगी, फिर आप बंद करके वो देखने लग जाओगे, एंड वो फिर गई भैंस पानी में। करते हैं टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ की। जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करी, मतलब वो स्ट्रैटेजी से आप में से कईयों को शायद हेल्प होगी थोड़ी, आई थिंक सो। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन कोचिंग देखी यूट्यूब से। मैं अर्पित चौधरी सर हैं, एक बहुत अच्छे सर हैं, वो गॉड हैं इस एग्ज़ामिनेशन के, मैं यही कहना चाहूँगा। एंड उन्होंने बहुत मदद की मेरी। मैं यूट्यूब से उनसे पढ़ता था, फिर मैंने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया, एंड फिर वहाँ से रेगुलर पढ़ना चालू करा। उनके बड़े भाई हैं कार्तिकेय चौधरी, वो जीएटी की प्रिपरेशन करवाते हैं, सोशल स्टडीज़ मेनली, एंड उनकी पूरी टीम है। वैसे यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स देख के आपको लग भी जाएगा पता, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये एक दिल से निकली हुई बात है, जो मेरे लिए जो आदमी मेरे लिए काम आया, मैं बस नाम ले रहा हूँ उनका। एंड यूट्यूब पे एक और चैनल है लर्न विद सुमित सर भी जीएटी पढ़ाते हैं, एंड द इंटेलेक्ट एंड द काइंड ऑफ नॉलेज दैट पर्सन हैव, भाई साहब, मतलब ही इज़ द मैन। कि मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा बदला करंट अफेयर्स को लेके। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना, और न्यूज़पेपर पढ़ने के भी तरीके हैं, एक होती है नॉर्मल रीडिंग और एक होती है कि उसके पीछे जाना, ये इंडिया कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारी कंट्री में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या मतलब समझना। कुछ यूट्यूब चैनल्स के नाम लेना चाहूँगा जो आपकी शायद प्रिपरेशन में मदद करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, फॉलो दैट, एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय प्रशांत धवन, that would help you change your mindset and look to world from a different perspective। and बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स किसी को अगर पसंद है तो they would love that। अब जो मैंने फिर उसके बाद नोट डाउन करा एक पेपर पे कि मेरी क्या गलतियाँ थी, क्या क्या हुआ उस दिन, उसका मैं आज आपको एक समरी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में। आई नो बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा सपना है, अटैच्ड होते हैं आईआईटी या जेई नहीं है ये, बिकॉज या मम्मी पापा ने नहीं बोला होता है करने को, ये एक अलग ही रास्ता है। दिस इज़ द रोड लेस टेकन, एंड यू आर अ वॉरियर। अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी खुद से कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एनी प्रेशर, सबसे पहले नो दैट। पैनिक नहीं करना है, कंट्रोल योर इमोशंस। जहाँ इमोशंस ओवरफ्लो कर जाए ना, इमोशंस कम भी नहीं और ओवरफ्लो जब कर जाएं, दोनों ही चीज़ें बुरी हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? बी कूल, काम एंड कंपोस्ट। फॉलो दिस 3 C's इन योर लाइफ एंड यू विल एक्सेल। एग्जामिनेशन है, बी सीरियस, बट उस दिन कामली आंसर, एंड नो दैट कि यूपीएससी का दूसरा नाम ही अनसर्टेन यूपीएससी है। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्किप टू नेक्स्ट, जंप टू इट, और अड़ नहीं जाना है कि मैंने तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया था और इसका क्वेश्चन तो मैं करके ही रहूँगा। वो यूपीएससी बनाता ही क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप अड़ जाओ, अपना टाइम वेस्ट करो और आपका पेपर ख़त्म है उसके बाद।
अपनी ईगो पे नहीं लेना है। जो तुम्हें मुश्किल चैप्टर लगता होगा शायद उसमें से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पेपर ऐसे ही होता है, दिस इज़ वेरी अनसर्टेन, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एंड ट्रस्ट मी, हर एक एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, एनडीए का भी एक पैटर्न है। अब आज की डेट में मुझे पता है कि कुछ चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये भी पता है कि किस पेज पे कितने क्वेश्चंस होंगे उस चैप्टर के। इस पैटर्न को आप गो थ्रू करें। जैसे प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो इजी भी होते हैं अगर आपने तैयारी करी है। एंड कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। कभी भी हो सकता है कि आपने जहाँ से सोचा ना हो कि वहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएं, एंड एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलता है। ट्राई कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाएं। 120 क्वेश्चंस होते हैं तो टाइम लिमिट है, आपको बहुत जल्दी अपना दिमाग चलाना है। 40 क्वेश्चंस भी कर लोगे ना, मिनिमम पासिंग के लिए बोल रहा हूँ, यू विल गेट पास। एंड अनदर सबसे बड़ी जो मैंने गलती करी है कि मैं सोच के गया था मुझे पास होना है, ये नहीं पता था कि ये आप मेरी बात लिख के ले लो कि अगर आप सोच के जाओगे ना कि मेरे को तो बस पास होना है किसी भी एग्जाम में, नॉट जस्ट एनडीए, ऑलवेज एम हायर। अगर आप सोच के ही जाओगे कि मेरे को पास होना है, यू विल नॉट गेट पास्ड। कट ऑफ ये कोई स्कूल का पेपर नहीं है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग के साथ दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज़ नॉट अ फकिंग जोक। एंड एम हायर, तब जाके आप कहीं एक अच्छा बेटर स्कोर कर पाओगे। एंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, एटलीस्ट अटेम्प्ट, मतलब बहुत सेफ साइड पे रहने के लिए ना, और यही चाहिए, सेफ साइड ही चाहिए ना आपको। 80 क्वेश्चंस, 70 to 80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए मेरे हिसाब से एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। कोई बाद में इशू नहीं क्रिएट होना चाहिए ना, नहीं चाहोगे ना कि कोई इशू क्रिएट हो कि आपको अपनी फेवरेट जो आपने ब्रांच चूज़ करी है, वेदर इट्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, आपको वही मिले। तो एटलीस्ट अटेम्प्ट 70 to 80, उसमें से आपके 65-60 करेक्ट होने चाहिए, यू विल गेट अ गुड स्कोर। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम घर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम रजिस्टर में सॉल्व करते हैं कि मतलब पूरा पेज है हमारे पास, तो अच्छे से सॉल्व करेंगे पूरी स्पेस लेके। मेरी आंखें वहाँ जाके खुली कि मैं बिल्कुल ही अनअवेयर था उस फैक्ट से कि वहाँ पे कोई रफ शीट नहीं मिलेगी। बाकी एग्ज़ाम्स में जो भी कॉम्पिटिटिव है, ये जेई वेई में सब रफ शीट मिलती है, मुझे लगा था कुछ तो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। उसी एग्ज़ाम उसी शीट पे आपको करना है। ये यूपीएससी का गेम है, जो आपको एग्जामिनेशन पेपर मिला उसी पे आपको सॉल्व करना है। और मुझे आदत थी मैं खुला सॉल्व करूँगा, एंड वहाँ पे सब कुछ हौच पौच, सब एक दूसरे में क्वेश्चन मिक्स हो गए, ऊपर से घबराहट एंड फक्ड एंड क्योस, फकिंग ऑल क्योस। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप घर पे जब आप तैयारी कर रहे हैं 10 साल तक के सॉल्व करें PYQs, एंड टाइम लिमिट सेट करो अपने फ़ोन में। क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकालो, OMR का प्रिंट आउट निकालो, और जब भी सॉल्व करने बैठो वैसे ही बैठो कि तुम्हारा एग्ज़ाम असली वाला हो रहा है, एंड तुमने उसी शीट पे ही सॉल्व करना है एग्जामिनेशन वाली पे, ताकि यू विल गेट हैबिचुअल सॉल्व देयर एंड देन ओनली। ये ट्रिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करी है, इसका बहुत एडवांटेज मिला मुझे। ये मैंने खुद ही एनालाइज करी और खुद अप्लाई करी, और ये मेरे लिए वर्क करा। जी तोड़ मेहनत करी, मतलब पूरे दिन 5-5, 6-6 घंटे की तो क्लासेस लगाई, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करी, एंड द डे राइट एंड रिजल्ट आया 3-4 महीने बाद, एंड आई क्लियर्ड। वो जो खुशी थी ना रोल नंबर देखने की अपनी यूपीएससी की लिस्ट में, मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एक वीडियो है जब मैंने सर को फ़ोन करके बताया था, मैं उसे वहाँ यहीं पे अटैच कर देता हूँ, आप लोग देख लो, मेरी वॉइस से पता लग जाएगा कि मैं कितना खुश था उस दिन। हेलो जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा रिजल्ट आ गया सर, पास हो गया। कहाँ से पढ़ते थे बच्चे मेरे से? सर यूट्यूब से भी, अनअकैडमी से भी। अनअकैडमी प्लस से भी पढ़ते थे? यस सर। कौन से बैच में? अगस्त्या में? हाँ जी सर। चलो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, गॉड ब्लेस सर। आपके भी करना पड़ता। ओके बच्चे, ठीक। मैंने अपने घर का बेड लिटरली तोड़ ही दिया था,
उसमें मुक्के मार मार के, और मैं पूरे घर में चीखा था, चीखा पूरी तेज तेज कि यस आई हैव डन इट। घर वाले बहुत खुश थे। मोस्टली लड़कों को लगता है ना कि वो पापा तो ऐसे ही हैं, ये है वो है, मतलब मुझे नहीं लगता। मेरा टचवुड अपने पापा के साथ बॉन्ड ठीक रहा है शुरू से। कभी कभार कुछ बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाए वो तो नेचुरल है, डिसएग्रीमेंट्स तो नेचुरल होते हैं। मेरे सामने ज़्यादा कुछ नहीं, एक दिन तारीफ़ करी, कुछ ना ज़्यादा नहीं बोला कुछ। बट मम्मी ने मुझे बताया कि अपने किसी क्लाइंट या अपने दोस्त को वो बोल रहे थे मेरे बेटे ने एनडीए क्लियर करा है, उसका यूपीएससी की लिस्ट में नाम आया है। वो सुन के जितनी खुशी होगी ना तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा तुम्हारे लिए कोई खुश नहीं होता इस दुनिया में, ये बात ध्यान रखना। और तुम्हारे लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, तुम ऑनेस्टली बस इतना तो कर ही सकते हो कि अपना ऑनेस्टली तैयारी करो एंड मेक देम प्राउड। ना चाहते हुए भी आई नो कि मम्मी माँ बाप से बदतमीज़ी से बात करते हैं, प्लीज़ नहीं करा करो। ये मैं खुद को भी कई बार बोलता हूँ, हमें पता नहीं लगता है, हम कर देते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक जनरेशन गैप है, एंड ट्राई कि हमेशा प्यार से बात करो। मतलब अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है ना और उसकी दुआ तुम्हारे साथ है, तो ये एग्ज़ामिनेशन क्या, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुश्किल तुम्हारे आगे तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। ये बात सच है, ये मैंने एक्सपीरियंस करी है, एक बार नहीं कई बार। रिटर्न क्लियर करने के बाद मैं गया एसएसबी देने। मेरा पहला एसएसबी था 4 एफएसबी वाराणसी। मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट ली थी मैंने वहाँ जाने के लिए। एक्साइटमेंट एट इट्स पीक। अनफॉर्चुनेटली आई गॉट स्क्रीन्ड out on the first day, and that's it. आके घर पे फ़ोन नहीं करा, स्टेशन पे बैठ गया था, ट्रेन देख रहा था, हरिद्वार जा रही थी वो ट्रेन, मन कर रहा था भाई चढ़ के चले जाऊं और वापस नहीं आना। बट संभाला खुद को, वहाँ पे फिर रोया। वरुण इज अ क्राई बेबी। अभी मैं एसएसबी की डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इफ़ यू गाइज वांट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं अपना एसएसबी एक्सपीरियंस भी शेयर करूं, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एसएसबी का भी बताने लगूंगा। फिर दोबारा रिटर्न दिया, रिटर्न क्लियर हो गया था। दूसरा एसएसबी मेरा आया था 2 एफएसबी मैसूर। वहाँ मैं स्क्रीन इन हो गया था। स्क्रीन इन होने पे ही मेरे को इतनी खुशी हुई थी कि मेरे को लग रहा था मैं रिकमेंड हो गया। उस दिन हवा में मैंने ऑफिसर से, जो वहाँ पे ऑफिसर थे, मैंने उनसे 2 बार ही पूछा था, मैं ही हूँ ना, ये चेस्ट नंबर मेरा ही है ना, मैं हो गया हूँ ना स्क्रीन इन। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इससे पहले 2 बार ही स्क्रीन आउट हो चुका था। एक टेक्निकल एंट्री भी आई थी बीच में, टीएस। ये सब मैं एसएसबी की डिटेल्स, मेरे एसएसबी अटेम्प्ट्स मैं अगली वीडियो में ही बताऊँगा। एंड स्क्रीन इन होने के बाद मैं कॉन्फ्रेंस आउट ऑन द लास्ट डे, एंड एनडी का सपना उसी दिन ख़त्म हो गया था। अब बात करते हैं हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। सबसे पहले तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि चेक करना चाहिए आप सबको अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है या कुछ भी। वैसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ भी हैं जो नेचुरली होते हैं लोगों को, एंड व्हेन आई एम टेलिंग यू होते हैं तो मतलब इतने इश्यूज़ की वजह से भी लोग मेडिकल आउट होते हैं, तो बाद में बहुत बुरा लगता है। मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे सामने सब कुछ रिटर्न क्लियर करके, एसएसबी क्लियर करके, मेरिट लिस्ट में रैंक ला के फिर बाहर हुए हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए पहले ही ऐसा कुछ ना हो आपके साथ, आप पहले ही जाके देख लें। यू गाइज नो ना कि आप जेई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है ही, दे वांट एन ओवरऑल ग्रोथ। आर्म फोर्सेस वांट एन ओवरऑल ग्रोथ। You should be good in studies, you should be good in academics, sports, your health should be fine, your intellect should be fine, your behavior should be fine, not fine. फाइन तो सिर्फ कहने के लिए, अप टू द मार्क होता है, एक मार्क है, अ कट अबव। इंडियन एयरफोर्स दे वांट अ कट अबव, you have to be the cut above,
एंड आपका लाइफस्टाइल ही वैसा होना चाहिए। वेक अप अर्ली एंड प्लीज़ डोंट टेल मी कि बाद में भी उठ सकते हैं, रात को पढ़ लेंगे, सबका अपना अपना तरीका होता है। देन डोंट डू NDA, दिस इज़ नॉट फॉर यू। अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, जंक फूड अवॉइड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपनी लाइफ जीनी छोड़ दो, बट यू आर अ पार्ट, यू शुड बी अ पार्ट फ्रॉम दी नॉर्मल सिविलियन लाइफ। आपको जैसा बनना है आपको अपनी लाइफ वैसे ही जीनी पड़ेगी। अगर आप एक अर्बन एरिया से हैं तो मेरी ये गलती थी कि मैं जिम तो करता था बट मैं भागने से भागता था। आई यूज़ टू अवॉइड रनिंग। मेरे को आई यूज़ टू हेट रनिंग, लिटरली आई हेट रनिंग। मेरी सांस फूलती थी, मतलब आई थिंक मेरा स्टैमिना वीक है एंड वो मुझे उसका खामियाजा GTO टास्क होते हैं SSB में, वहाँ पे देना पड़ा। द थिंग यू हेट द मोस्ट ना, यू हैव टू डू दैट ओनली। ऑलवेज रिमेंबर दिस इन योर लाइफ। वही रास्ता आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा जिससे आपको सबसे ज़्यादा नफरत है। जिम इज़ ओके बट वर्क ऑन योर एंड्योरेंस, वर्क ऑन योर फिटनेस लेवल्स। सुबह जल्दी उठो, न्यूज़पेपर पढ़ो, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर। आपका माइंडसेट बदलना चाहिए एंड डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए। मैंने वहाँ पे SSB में कई लोग देखे हैं जो वहाँ पर जाके रैंक देख रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था वो फाइटर जेट के नाम को, राफेल को एक लड़का बोल रहा था कि वो हेलीकॉप्टर है। दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपसे ये आपको पता होना चाहिए। एंड आई कैन रिकमेंड सम यूट्यूब चैनल्स। डिफेंस स्क्वाड करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से वॉच दोज वीडियोज़ रेगुलरली। आपको डिफेंस के बारे में मेजर विवेक जैकब 9 पैर SF, उनके इंटरव्यूज़ देखो, आपको थोड़ा माइंडसेट पता लगेगा। एक आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेटिव कैसे ऑपरेट करता है अपनी लाइफ में, नॉट जस्ट कि ठा ठा ठा। ये जो ठा ठा होती है ना, इसके पीछे ये माइंडसेट होता है, दैट यू हैव टू डेवलप। ये मेंटल स्ट्रेंथ, यही सब कुछ है। ये ठा ठा लोगों को लगता है कि सिर्फ ठा ठा चलनी है, सिर्फ मारना है, कूटना है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गेट दैट स्ट्रेट इन योर हेड। ये सिविलियंस को लगता है कि सिर्फ वहाँ जाके सोल्जर्स क्या हैं, सिर्फ मारने मरने जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। भारत सरकार आपको ट्रेन करती है कि मारने जाना है, मरने के लिए नहीं। जो लोग बोलते हैं ना मैं तो अपने देश के लिए मरने जा रहा हूँ, अगर ये आपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बोल दिया, ही विल थ्रो यू आउट ऑफ हिज रूम देयर एंड देन। यू आर ट्रेंड, आपके ऊपर गवर्नमेंट का इतना सारा पैसा लगता है मारने के लिए। उस बीच में मारने के लिए भी तब शस्त्र सब तभी उठाया जाता है जब अन्याय हो रहा हो। एंड इस देश की रक्षा करने के लिए आप इस देश के रक्षक हो। आई वॉन्ट टू टच अ स्पेसिफिक टॉपिक। आई नो कई लोग अवॉइड करते हैं इस बारे में बात करने के लिए, बट मैं करूँगा। एंड आई नो एस्पिरेंट्स इस बात से गो थ्रू करते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये सब चलता है। इस एज में भी ये सब हार्मोनल चेंजेस आते हैं। आई हैव बीन देयर एंड डन दैट ऑल थिंग्स। मैं हर चीज़ की एक्सट्रीम पे गया हूँ, तो एक बड़े भाई की तरह मैं गाइड करना चाहता हूँ। दैट इज़ मैस्टरबेशन। आपने कई जगह सुना होगा इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, नॉर्मल है, सब करते हैं। यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, यू शुड बिहेव लाइक दैट। हाँ आई नो ये नॉर्मल है, बट एक सर्टेन लिमिट के अंदर। पहले तो अवॉइड दिस। एट मैक्स आई एम सेइंग वंस इन अ वीक, एट मैक्स, दिस इज़ एट मैक्स। बिकॉज आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी कंसंट्रेशन पावर कम होगी, आपका स्टैमिना लूज़ होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। आप किसी से बात करने जाओगे, उसे पता लगता है। आपका मसल लॉस होगा, आपकी स्ट्रेंथ लूज़ होगी। एक्सेसिव मैस्टरबेशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स मतलब एडवर्स। अवॉइड करो उसे जितना कर सकते हो। आप नहीं करोगे अवॉइड, वहाँ पे मैं SSB में मैं कह रहा हूँ फट्टा भी नहीं उठेगा, भागा नहीं जाएगा, सांस फूलेगी, हाफ के कुछ नहीं होगा, बेइज्जती होगी। आप नहीं करोगे ना अभी कंट्रोल, सारी ज़िंदगी तड़पोगे। सारी ज़िंदगी तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हारी एक बेवकूफ़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डोपामिन रिलीज,
जो डोपामिन रिलीज़ होता है, जो 2 मिनट का प्लेजर मिलता है, उसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अपना सपना आपकी आंखों के सामने टूट जाएगा अगर आप ये कंट्रोल नहीं करोगे। एंड ये सच है। मैंने देखा है एसएसबी में लोगों से, फिर वो फट्टा भी नहीं उठता है, वहाँ पे फट्टा उठाना पड़ता है, वो लक्कड़ का फट्टा भी नहीं उठेगा आपसे। एंड ऑनेस्टली अगर एक बड़े भाई की तरह बताऊँ ना, इफ़ यू अवॉइड वॉचिंग सेक्सुअल कंटेंट 2 दिन तक कंट्रोल कर लोगे, उसके बाद इट गेट्स नॉर्मल। फिर आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उसे कंट्रोल कर सकते हो। यू हैव टू लर्न कि कैसे कंट्रोल करनी है अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स इस एज में। when you have a goal or a mission in your life, control your emotions. Next topic is relationship, another issue of hormones. Getting attracted to opposite gender is normal. Advice तो यही होगी, don't seek any kind of relationships in your preparation phase. आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा पर हो जाएगा। डोंट सीक एनीथिंग, मतलब ज़बरदस्ती आपको अगर फोमो हो रहा है कि बाकी मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, मुझे भी चाहिए, मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, इंटेंशनली डोंट सीक। नेचुरली समथिंग हैपन्स, यू बॉन्ड विद समवन, ही और शी इज़ काइंड ऑफ सपोर्टिव, एंड अगर वो आपके गोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं एंड मैच्योर हैं, इफ़ यू फील दैट यू बोथ आर गुड फॉर ईच अदर, देन अगर आप उसे मैनेज कर सकते हैं तो उससे बड़ी कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है। ये भी उतना ही सच है कि टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उससे बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है कोई। टाइम वेस्ट भी तभी होगा जब आप इंटेंशनली किसी को सीख कर रहे हो, किसी पार्टनर को सीख कर रहे हो, एंड इंटेंशनली अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो। नेचुरली इफ इट हैपन्स, देन उससे बड़ी कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बीन देयर डन दैट, एंड ऐसा नहीं है, कई सालों तक एक्सपीरियंस करा है। इफ़ यू आर विद समवन जो आपके गोल्स को समझता है, आपके ड्रीम्स को समझता है, आपकी सिचुएशंस को समझता है, ये नहीं बोलता है इस एज में बहुत लोग में इमेच्योर देखे मैंने कि मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो। आई वॉज लकी इनफ कि मैं एक ऐसी रिलेशनशिप में था उस टाइम में कि शी अंडरस्टूड माई गोल्स, माई लाइफ, एंड रात को जब मैं कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता था तो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन कि वरुणा पढ़ ले, अब बहुत टाइम हो गया है, एंड रात को जल्दी सो जा। रात को जगाने वाली मत ढूंढ लेना, जल्दी सो जा, तुझे सुबह जिम जाना होगा। शी वॉज लाइक दैट, शी वॉज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अगर आपके पास ऐसा कोई है तो ट्राई योर बेस्ट कि यू डोंट लूज एनी वन like this in your life, but अगर ऐसा हो भी जाता है तो have that mental strength to stand alone. Get attached with a sense of detachment, always remember that. कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप कितना ही अच्छा चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कितना ही अच्छा चल रहा हो, when I meant to say She was my biggest strength, but unfortunately अब हम साथ नहीं हैं कुछ रीजंस की वजह से। वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, ना ही मैं करना चाहता हूँ। बट what I am trying to say, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका रिलेशनशिप कितना ही अच्छा चल रहा हो, बट ऑलवेज हैव दैट इन योर माइंड कि अगर आपको कोई भी छोड़ के चला जाए, you should have that strength to stand alone, get attached with the sense of detachment. एंड अगर आपकी गर्लफ्रेंड है ना तो सिर्फ आशिकी नहीं करनी है। अगर आप सीरियस हो किसी के लिए तो थिंक, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करोगे, आप बोलोगे कि मैं ऑफिसर हूँ, आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ही यही होनी चाहिए कि आप उसके पेरेंट्स को जाके बोल पाओ कि आई हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। अगर आपके प्यार में ताकत है ना, इफ़ यू ट्रूली लव हर, show that in your preparation, work for yourself, work for your parents, then work for her, कि आप उसका ख्याल रख सकें एंड उसके पेरेंट्स के पास क्या जाके बोलेंगे। अगर यही सिर्फ स्कूल तक चलाना है इसको या कॉलेज तक सिर्फ मज़े करने हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर इफ़ यू हैव समथिंग सीरियस तो थिंक
कोई भी माँ बाप अपनी लड़की को ऐसे नहीं देंगे अगर आप कुछ किया नहीं है, या आप अपनी लाइफ में कुछ करते नहीं हैं, या आपने कुछ अपने आप को प्रूव नहीं किया है अपनी लाइफ में। दिस इज़ योर बिगेस्ट मोटिवेशन टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों के मन में जब हम ये अलग सी सड़क लेते हैं ना, अलग सी बाकी लोगों से, जब सारी दुनिया जेई कर रही होती है और बीच में कुछ लोग आते हैं एनडीए करने। एनडीए तो नहीं, एक आता ही कोई होता है एनडीए। ये कन्फ्यूजन रहती है एस्पिरेंट्स के मन में कि सब लोग जेई की तैयारी कर रहे होते हैं एंड हम एनडीए की। एंड मैंने वो जर्नी जी है, उसके बाद का भी देखा है। एक बहुत बड़ी गलती करी है अपनी लाइफ में, जिस इतना हल्का सा रिग्रेट है मुझे, बट जो हो गया अब हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो ये गलती नहीं करें। जेई में क्या होता है कि आप कुछ भी लाओ, पास हो या फेल हो, उस रैंक के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ तो मिलता है। एनडीए कंडक्ट करता है यूपीएससी। इफ़ यू पास द रिटर्न देन यू शुड पास एसएसबी। वहाँ से भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेक्शन रेशियो जेई से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बहुत कम है। वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, रैंक पे कुछ ना कुछ फेल हो गए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एग्री करते हो ना सब? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप रिकमेंड हुए, उसके बाद मेडिकल फिट हुए, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, तो आप अंदर जा रहे हो, नहीं तो आप बाहर हो। और ये सच्चाई है इस एग्ज़ाम की। आइदर यू विन और लूज, बीच में कुछ नहीं है। देर इज़ नो प्लेस फॉर मीडियोकर्स। 7 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 8,000 उसमें से अराउंड क्लियर करते हैं। फिर उसमें से कुछ एसएसबी में रिकमेंड होते हैं, फिर मेडिकल आउट हो जाते हैं बच्चे, फिर जाके उसमें सीट्स बचती हैं 400 लोग अंदर जा रहे हैं। जिसमें से भी अगर आपका ड्रीम है एयरफोर्स, उसमें है 90 सीट्स, उसमें से भी 3 लड़कियों के लिए है। आर्मी में 270 एंड नेवी में आई थिंक सो 42। हाँ 42, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन याद है मेरे को आज तक। देख रहे हो? तो आई वॉज सेइंग कि हैव अ बैकअप। आपका जितना मेरा बचपन का सपना था, मुझे तो यही लगता था कि मैं तो एनडीए जा ही रहा हूँ, मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी। 90 सीट्स होती है, मेरे को ये था कि 89 पता नहीं कौन आ रहे हैं, 1 सीट तो मेरी है, मैं तो जा ही रहा हूँ, बाकी जो मेरे साथ आ रहे हैं वो देखेंगे। दैट वॉज द कॉन्फिडेंस आई हैड। और मेरे को तो जेई करना ही नहीं है, मैं तो कॉलेज जाऊँगा ही नहीं। मेरे को तो बच्चे जाते हैं कॉलेज, मैं तो अकेडमी जाऊँगा। आई एम अ ब्रीड अपार्ट एंड आई एम ब्रीड अपार्ट, आई एक्सेप्ट दैट। आज भी यही बोलता हूँ, चाहे फेल हुआ हूँ आज भी यही बोलूँगा, आई एम अ ब्रीड अपार्ट। बट रियलिटी इज़ कि मैंने जेई की तैयारी नहीं करी। मुझे ऐसा भी लगता था कि जेई का सिलेबस और एनडीए का सिलेबस अलग होता भी है, बट मैथ्स सेम। मेरे से ये गलती होगी कि मेरे पापा मुझे बोलते रह गए थे कि कोचिंग ले ले जेई की। मुझे ये लगता था कि मैं जेई की कोचिंग लूँगा, ये एनडीए करूँगा, मैं दोनों में से कोई नहीं कर पाऊँगा और मेरा एनडीए से भी मेरा फोकस हट जाएगा अगर मैं जेई की कोचिंग लूँगा। प्लस वो ये लगता था कि 2-2 लाख रुपए की कोचिंग है, मैं क्यों पैसे खर्च करूं जब मुझे तो जेई आईआईटी जाना ही नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग करनी ही नहीं, मेरे को तो एनडीए ही जाना है। ये मेरे दिमाग में था। दैट वाज द थॉट प्रोसेस आई हैड दैट टाइम। बट आई एम सेइंग कि मैथ सेम होता है, वही पढ़ाई करनी होती है, उतना ही लेवल होता है। मैं नहीं बोलूँगा कम होता है, किसी का उतना ही होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आई कैन से कि एनडीए का थोड़ा सा कम होता है, जेई का लेवल ज़्यादा होता है। बट मैंने एनडीए में इतनी मेहनत करी थी, मेहनत तो बहुत करी थी। अगर मैं जेई की कोचिंग ले लेता तो मैं आईआईटी नहीं तो आज मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि मैं एनआईटी में तो होता। और उस गलती की वजह से मैं आई स्कोर्ड, एनडीए मेरा हुआ नहीं, मैंने अभी बताया अपना पूरी स्टोरी। एंड मैं जेई में अच्छा रैंक नहीं ला पाया। मेरे पापा ने मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलवा रहे थे तो वो यूपीएस में दिलवा रहे थे, जहाँ पे 25 लाख फीस है। कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेज बिट्स या फिर थापर जैसे कॉलेजेस मुझे नहीं मिल रहे थे, कोई प्राइवेट कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा था। एंड फिर यूपीएस में पापा दिलवा रहे थे जहाँ पे 25 लाख फीस थी। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं अपने मैं अपने पापा की मनी क्यों वेस्ट करूं, क्योंकि प्लेसमेंट उतनी ही वहाँ से 5-6 लाख रुपए की मिलती है जितनी कि अभी मैं जिस कॉलेज में हूँ यूआईटी कुरुक्षेत्र, वहाँ से भी इतने की मिलती है। तो
एटलीस्ट बैकअप के लिए आई डिडंट गेट इवन CSC। मैं आज EC में हूँ एंड बैकअप के लिए CSC होनी चाहिए थी मेरे पास। जॉब ही नहीं है ECs में, EC मैकेनिकल इनमें आपको पता है जॉब नहीं है, आप सब लोगों को पता होगा। आजकल CSC बून है, इन्हीं में जॉब्स हैं, इन्हीं में सैलरीज मिलती हैं, बट इसी में आई एम डूइंग माई बेस्ट नाउ। एक और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड क्लियर तो हम करेंगे ही। अब तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट जो आ गया ना एक बारी फेल होके, जोन से भी एग्ज़ाम में बैठूंगा क्लियर तो करूँगा ही। UIT जो है ना, UIT कुरुक्षेत्र में मैं पढ़ता हूँ, NIT कुरुक्षेत्र का गेट साथ में ही लगता है। मैंने खुद NIT के बच्चों को बोलते हुए देखा है, अपने कॉलेज के बच्चों को भी बोलते हुए देखा है जो CSC में है, अरे जा भाई तू तो EC से है, तू EC का है, तेरा तो रैंक कम आया है। आज मैं 3rd ईयर में हूँ और मैंने आज भी ये बातें सुनी हैं। NIT के बच्चे जो होते हैं वो UIT के बच्चों को ऐसे देखते हैं कि दे थिंक कि वो हमसे बहुत ऊपर हैं, एक अपर क्लास एंड हम लोअर क्लास हैं। एंड ये मैंने फील किया है, खुद फील किया है। बाद में यू विल रिग्रेट दिस थिंग इन योर लाइफ। अब मैं किसी को भी मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे लाइफ की सच्चाई यही है। मैं किस किस को जाके बोलूँगा, किस किस को आप जाके बोलोगे कि मैंने NDA की तैयारी करी थी, मैंने JEE का नहीं पढ़ा था, मेरा इसलिए रैंक नहीं आया और इसीलिए मैं EC में हूँ। और मैं NDA में मैं 4 बारी SSB देने गया था, मैंने 2 बार रिटर्न क्लियर करा था, मैं आखिरी दिन SSB के बाहर निकला था, इतना सा रह गया था, कितना सा रह गया था। दे डोंट केयर, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट दिस कि आपका क्या था क्या नहीं हुआ। इस दुनिया में लोग यही देखते हैं रिजल्ट। मेहनत करी थी, मेहनत कोई नहीं देखता, ये बात सच है, लिखवा लो मेरे से, कोई नहीं देखेगा। हार या जीत, पास हुए थे या नहीं हुए थे, बात खत्म। अब फेल जैसे भी हुए हो, फेल हो ना, कोई नहीं सुनता, कोई आपको इज्जत नहीं देगा। मेरा जब तक SSB था, मैं SSB की तैयारी कर रहा था, 1st ईयर में भी कॉलेज में मेरा एक अटेम्प्ट का SSB था, लास्ट अटेम्प्ट का। मेरी क्लास के बच्चे मेरी तरफ देखते थे कि हाँ ये लड़का ऑफिसर बन सकता है। आई यूज टू गेट दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। कॉलेज में भी जिसको पता था, आई यूज टू गेट दैट रिस्पेक्ट। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू कॉलेज, कॉन्फिडेंस आउट, कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा मेरे को। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि पहले सबको पता था कि ऑफिसर बन सकता है, कल को बड़ा ऑफिसर बनेगा तो कुछ काम आ सकता है। उसके बाद आई वॉज द सेम लेवल ऑन दैट, जहाँ पे वो सब थे, मेरी कोई इज्जत नहीं थी। ये बात सच है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA, इट्स अ रिस्की एग्ज़ाम। आप अपनी कोशिश करो, मैं ये नहीं बोलता आप ये सोच के चलोगे कि नहीं होएगा। सोचो कि मैं जाऊंगा, मैं तो जा ही रहा हूँ, बट एक रियलिटी चेक होता है, वो मैं आपको दे रहा हूँ कि ये रियलिटी है इस एग्ज़ाम की। हैव दैट बैकअप, प्रिपेयर फॉर JEE कि कम से कम आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओ, अगर खुदा ना खास्ता आप नहीं जा रहे हो तो। इस वीडियो का एंड मैं यही बोल के करना चाहता हूँ कि स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ ऑफिसर, चेंज योर लाइफ स्टाइल। आप 18 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। क्लास A ऑफिसर बनने जा रहे हो आप 18 साल की उम्र में, मतलब बनोगे तो 23 के अराउंड, 23-24 के अराउंड, बट वो ठप्पा लग जाता है उस टाइम पे। NDA कैडेट, पोटेंशियल क्लास A ऑफिसर। अगर आपको ऑफिसर बनना है, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो वैसे बिहेव करना शुरू करो, बचपना छोड़ो, गेट मैच्योर, चेंज योर थॉट प्रोसेस, गेट योर सेल्फ अ सेंस ऑफ विजडम। अपनी लाइफ में आप जो भी एक्शन ले रहे हो ना, रोज थिंक कि क्या मैं वो इंसान हूँ जिस पे ये देश भरोसा कर सकता है? क्या इंडिया की सिक्योरिटी मेरे शोल्डर्स पे रखी जा सकती है? मैं जो एक्शंस ले रहा हूँ वो जस्टिफाइड हैं एक ऑफिसर के लिए? ये क्वेश्चंस जब आप अपने आप से पूछने लगोगे ना, तो यू विल चेंज। असली गेम मैं बता रहा हूँ SSB से ही शुरू होती है। मेरे को अब मैं तो यही बोल रहा हूँ कि
जो भी आप रिटर्न फेल करना तो यही है कि एक एसएसबी का अटेम्प्ट गया, आपका एक अटेम्प्ट गया। रिटर्न कुछ नहीं है, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ। असली गेम एसएसबी से शुरू होती है एंड योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर गोल्डन चांस। जी तोड़ मेहनत करो, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। अभी यही टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। प्रूव योर सेल्फ, वर्क हार्ड। अगर किसी को भी कोई डाउट्स हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।